हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे बने रहिएगा, माँ बापों का कहना मानिएगा और आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिएगा। तैयारी करते रहिएगा अपने गवर्नमेंट एग्जाम की, साइंस की। एकदम अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल लगातार वीडियो में बने रहिएगा। एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स को। चैप्टर नंबर 1 है ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज का। लेक्चर नंबर 12 हम आज डिस्कस करेंगे। 11 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट से भरा हुआ ये लेक्चर, जिसमें मुझे फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आता है जिसका नाम है 126वां क्वेश्चन। हमसे कह रहा है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। मैंने कल आपको बताया था तुल्यकारी उपग्रह के ऊपर। एक्चुअल में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं इसको। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसकी जो ऊंचाई रखी जाती है, डिस्टेंस अर्थ से जो होती है इसकी, वो होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली मैंने बात आपको बता दी थी। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जो इसका टाइम पीरियड होता है, आवर्त काल जो होता है, आवर्त, तुम लोगों ने मुझे हिंदी सिखा दी यार, ये 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ हमारी रोटेट करती है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये भी रोटेट करता। अगर अर्थ के रोटेशन की बात करूं तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कह रहा है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि मैंने ये वाला रीजन आपको बताया था। बताना क्या था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि भाई क्या होगा कि मैं एक बॉल को अर्थ के सरफेस पर उछालूं और उसी बॉल को मैं पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उछालूं, तो दोनों को अंदर फर्क आपको साफ दिखेगा। कैसे दिखेगा बताता हूं। देखिए, मेन रीजन होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और ये गुरुत्वीय त्वरण हाइट बढ़ने पर बदल जाता है। क्या हो जाता है? हाइट बढ़ने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, मैं आपको इसका एक रीजन दे देता हूं। अगर आपने देखा होगा जी डैश इजिकल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई, इसका होल स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव का फॉर्मूला। जब आप अर्थ के सतह से ऊपर को जाते हो तब ये चेंज आते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये जी जो है ये अर्थ के सरफेस पर है। जी डैश ये वो त्वरण है जो किसी हाइट पर जाने के बाद प्राप्त हुआ है। तो ऐसा ये होता है कि जी डैश जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे यही पता लगता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू भी कम होता चला जाएगा। जब आप एक अच्छी खासी हाइट पर है तो जी की वैल्यू काफी कम हो चुकी होगी। ये भी आपसे पूछ लेता है कि भाई कितने हाइट पर जाकर जी में कितने चेंजेस होंगे, तो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे जब मुझे स्पेशली ये टॉपिक पढ़ाना होगा। लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो ये है कि जब आप मैदान के इलाके पे थे तब जी की वैल्यू बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस पर होती है। लेकिन जब आप पहाड़ी इलाके में हो और पहाड़ी की चोटी पर हो तो वहां तो काफी सारी हाइट आप आ चुके हो ऊपर को, तो उस केस में यहां पर जो जी की वैल्यू होगी यहां के मुकाबले कुछ तो कम होगी। जब जी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से बॉल आप ऊपर को उछालोगे तो यहां के मुकाबले यहां ज्यादा उछलेगी, क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय बल जो है वो कम लग रहा होगा बॉल पर। यह वाली बात आपको याद रख लेनी है, समझ लेनी है। पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है। वायु दाब का इसमें कोई भी कारण नहीं है। पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? मास कहां से बदल जाते हैं? मास नहीं बदलेंगे। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू आपको पता है ना। अगर दो बॉडी हैं जिनके बीच में डिस्टेंस, जिनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तब इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स? खिंचाव, आकर्षण बल जो होता है वो होता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस वाले बल की बात कर रहा। कह रहा है कि ये अचानक से खत्म हो गया। देखो, जब ये बल लगता है तो ये F इज इक्वल टू निकल कर आ जाता है m इंटू जी के बराबर। ठीक है भाई,
ये F इज इक्वल टू एम जी और F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों एक तरह के सेम फोर्सेज हैं। अब देखिएगा, जब ये F जीरो हो चुका है तब हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अगर F की वैल्यू जीरो रख दी जाए तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी, तो सिमिलरली m डिवाइड में पहुंच जाएगा तो g भी कितना निकल कर आ जाएगा, जीरो। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, इस दुनिया से लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, उस केस में g की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। अब g की वैल्यू ही है जो यहां पर एक तरह का वायुमंडल बनाए हुए है, g की वैल्यू ही है जो यहां पर हम लोगों का अस्तित्व बनाए हुए हैं, हम लोग यहां पर चिपके हुए हैं अर्थ की सरफेस पे। g ही है जिसकी वजह से हम उछलते हैं, वापस से नीचे को आ जाते हैं। g ही है जिसकी वजह से हर एक वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ को आती है। अब अगर g ही खत्म हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर g खत्म हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो वजन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि g ही है जिसकी वजह से हमारा कुछ वेट आता है। अब g ही जीरो हो जाए तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारे मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये वाली बात आप याद रख लेना। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है और बहुत बार यूज भी किया। जो जी मून होता है वो जी अर्थ का 1/6 होता है। ये वाली बात आप लिख लेना, कई बार आपको बता चुका हूं, याद कर लो। इसके हिसाब से क्या होता है, जो हमारी जी की वैल्यू होती है अर्थ पर उमूमन ऑन एन एवरेज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है गुरुत्वीय त्वरण की, ये अर्थ पर है। लेकिन अगर आप मून की बात करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मून पर देखो कम है, जबकि हमारे अर्थ पर कितना है, काफी अच्छी वैल्यू है इसकी। तो इस हिसाब से जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड हो, तो लोलक के भाई आखिरकार लोलक के क्वेश्चनों पर आ ही चुके हैं। तो लोलक के क्वेश्चनों के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, इसी चैप्टर के अंदर एक लेक्चर आया था जिसमें लोलक का क्वेश्चन बन गया था। तो लोलक के ऊपर थोड़ा सा बता देते हैं। लोलक जो होता है इसे पूरा ही बता देते हैं। लोलक कहते किसको है, अगर हम किसी गोल पिंड को उसके सेंटर से रस्सी के थ्रू लटका दें तब ये कहलाता है लोलक। क्या कहलाता है ये, लोलक, जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम। अब इसकी ये जो स्थिति है, ये स्थिति होती है मध्यमान स्थिति। यार मुझे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन रहता, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड बोलते बोलते रुक जाता हूँ हिंदी के वर्ड बोलने के चक्कर में। तो ये होती है इसकी मीन पोजीशन, जिसको बोलते हैं मध्यमान स्थिति। अब मैंने इसकी मीन पोजीशन से इसको पकड़ा और खींच करके यहां ले आया, तो सूरत हाल कुछ इस तरह की होगी। ले आया, अब इसको मैंने ला करके छोड़ दिया तो होगा क्या, ये टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा, आगे पीछे आगे पीछे। अब चूंकि इस पर गुरुत्व बल लगा रहा है इसलिए इस तरह से मोशन कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई बाह्य कार्य, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा। जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा तो धीरे 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 जो इनका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो कम होते 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 लास्ट में ये रुक जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने इसे पकड़ के खींच दिया तो ये यहां पहुंचा, तो ये यहां पहुंच के इधर भी पहुंचेगा, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो अपनी मध्यमान स्थिति से ये जितनी मैक्सिमम दूरी जाता है वो इसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, वो कहलाता है इसका आयाम। तो ये इसका आयाम कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। समझ गए आप मेरी बात को। अच्छा, मैंने मध्यमान स्थिति से ऊपर को खींचा, फिर वापस छोड़ दिया, तो जाने के बाद यहां गया, फिर वापस से वहीं आया, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो वक्त लगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं आवर्तकाल। गोलक बोल दो, लोलक बोल दो, लोलक को एक आवर्त समझ गए ना, को पूरा करने में लगा समय, इसे हम कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल टी से। ये इसका आवर्तकाल कहलाता है। अब
आवर्तकाल का एक फॉर्मूला है। क्या है आवर्तकाल का एक फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। एल ये लंबाई है। लंबाई कौन सी है? लोलक जो है इसको बोलते हैं बोब, जो गोल वाली गेंद बना रखी है ना इसको बोलते हैं बोब, पेंडुलम के केस में। तो ये बोब है, तो बोब के सेंटर और जहां से ये बंधा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस कहलाती है इसकी एल। तो आपको आई होप एल समझ में आ गया होगा। एल आपको पता है, जी ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां से ये पता लगा टी जो है वो एल के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, और टी जो है 1/√g पर भी डिपेंड करता है। अगर g की वैल्यू कहीं बदलेगी तो t पर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप बोब की लंबाई बढ़ा दोगे घटा दोगे तो t पर फर्क पड़ेगा। इसको ऐसा समझ लीजिएगा, आपके पास एक बहुत बड़ी रस्सी है, उसमें आपने गेंद बांध रखी है, उसको छोड़ा तो काफी अच्छा टाइम ले लेगी एक राउंड कंप्लीट करने में। तो उसका मतलब ये हुआ कि आवर्तकाल ज्यादा हुआ। अब आपके पास एक छोटी है, उस छोटी में क्या करोगे? आपने उसको पकड़ के खींच दिया और छोड़ा तो वो एकदम एकदम। तो इससे ये पता लगता है कि लंबाई कम होने से आवर्तकाल घट जाता। तो लंबाई कम है तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, लंबाई ज्यादा हुई तो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा। तो चलो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमसे कह रहा है लोलक की आवर्तकाल, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है? क्या इसमें द्रव्यमान वाला कोई टर्म है? जवाब है नहीं। तो द्रव्यमान वाला कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? क्या लंबाई के ऊपर निर्भर कर रहा है? तो जवाब है बिल्कुल करेगा, क्योंकि टी जो है वो एल के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तापक्रम के ऊपर निर्भर करता, तो ना तो ताप वाला इसके अंदर टर्म है और ना ही इसमें कोई समय वाला टर्म है। ये वाली बात समय के ऊपर निर्भर करता। आवर्तकाल तो खुद एक टाइम है, तो वो टाइम पे डिपेंड कैसे कर जाएगा? बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ाता हूं आपको मैं। आपने देखा होगा जो पेंडुलम क्लॉक होती हैं या फिर आपकी जो रिस्ट वॉच होती है, गर्मियों में थोड़ी सुस्त हो जाती हैं। सुस्त का मतलब ये है कि थोड़ी स्लो चलती हैं। रीजन क्या है स्लो चलने का, बता देता हूं। रीजन ये है क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी होता या नहीं होता? अब होगा क्या है, जैसे कि आपके पास एक क्लॉक है, उस क्लॉक में भाई इस तरह से सुइयां लगी हुई होंगी। होता क्या है, आप किसी एक हैंड को पकड़ लो, एक कांटे को ले लो, एक कांटा ले लिया भाई मैंने, लोहे का है वो, और वो कांटा जो है सेकंड का है। ठीक है भाई, मैंने इस वाले कांटे को पकड़ लिया। अब ये कांटा इसमें घूमना शुरू करेगा। अब होता क्या है गर्मियों में, स्पेशली इन समर, मैं विंटर की बात करूंगा तो समर में क्या होता है, समर में गर्मियों में हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो पदार्थ होते हैं जैसे कि मेटेलिक पदार्थ हो गए, उनकी लंबाइयां बढ़ जाती हैं। तो समर में क्या होगा, इसकी लंबाई जो हो जाएगी बढ़ जाएगी। एल क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। जब एल बढ़ जाएगी तो खुद सोचो, एल के बढ़ने से, मैं यहां को लिख रहा हूं, एल के बढ़ने से क्या होगा, एल के बढ़ जाने से तो टाइम पीरियड भी तो बढ़ जाएगा मेरे भाई। जब एल बढ़ गई तो टाइम पीरियड भी तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। तो लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था इस बात को। तो जब हमारे एल बढ़ गई है तो भाई टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा टाइम लेंगी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, चाहे माइन्यूट सही क्यों ना हो। इसीलिए हमारी गर्मियों में क्या होता है, घड़ियां हमारी सुस्त हो जाती है। पेंडुलम क्लॉक भी थोड़ी एक अलग तरीके से बिहेव करती है, ज्यादा गर्मी महसूस करने लगे तो। समझ गए आप मेरी बात को? तो क्या होगा, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं। लंबाई चौड़ाई से क्या मतलब, कुंडली में घर्षण के कारण नहीं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। देखो बता दिया ना, बता दिया वही वाली बात। तो इसको थोड़ा अगर इस तरह से समझेंगे, देखो करनी तो आपको ही है तैयारी, आप ही तैयारी कर रहे हैं, आपको ही अपना एग्जाम देना है, आपको ही इस तरह के क्वेश्चन को फेस करना है, मुझे तो नहीं करना। तो जब आपको ही इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करना है, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को भी करोगे, इससे लो लेवल के भी करोगे, लेकिन करना तो आपको ही है भाई। आपको एग्जाम देना, आपको ही क्वालिफाई करना, आपको ही फेल होना, सब कुछ आपके ऊपर है। तो यार जब ये चीज आपको रटी हुई मिल रही थी पहले, तो रटने में और अब जो आपने समझा है इसमें तो बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। अब तो आप इस तरह के 1000 क्वेश्चनों का जवाब एक साथ दे दोगे, लेकिन पहले जब आपने नहीं सीखा था तब आप कंफ्यूज रहते, रटे रटाए जवाब देते। तो इसलिए कहता हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लेक्चर्स, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला।
वरना आपके ऊपर है, आपकी जैसी मर्जी भाई, सब कुछ उसी में ही हम खुश हैं। आप खुश तो हम भी खुश। देखिएगा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। सर ने परसेंटेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, थोड़ी सी परसेंटेज मैं भी बता दूंगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर परसेंटेज का एक थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर। तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है। तो देखो लंबाई बढ़ा दी तो इसको हम कहेंगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है 4%। तो हमसे कह रहा हो तो उसका आवर्तकाल, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देखा आपने? आपने ये देखा कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। अब देखो मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। किसकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं? परसेंटेज की। तो परसेंटेज उसके अंदर लिखा जाता है जो वेरिएबल होती हैं, जो कांस्टेंट होती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब चेंज नहीं आएगा तो वो जीरो हो जाएंगी। जैसे कि नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। नंबर के अंदर कोई बदलाव नहीं, ये हट जाएगा। अच्छा, जी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा किसी एक ही लोकेशन के लिए, तो इसने जी को भी हटा देंगे। बचेगा एल। एल के ऊपर पावर कितनी है? यहां आप ये कह सकते हो टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर आधी। तो क्या होता है जब परसेंटेज में लिखते हैं तो पावर पहला आ जाती है, पावर पहला आ गई, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब आपको दे क्या रखा था? आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू दे रखी है 4%। तो लिख दो आप 1/2 इंटू 4%। 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2%। तो जो हमारे पास टाइम पीरियड में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2%। 2% जहां भी आंसर है वो बिल्कुल सही है, 2% बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, ये सिंपल सा पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है। अभी फिर से बता देता हूं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ये एल अपॉन जी है। अब उसने क्या किया है? अब इसमें देखो टी जो है वो एल के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब उसने कहा है कि भाई इसको हमने 4 गुना कर दिया, तो देखो क्या होगा, 4 का 2 निकल कर आएगा 2 रूट एल। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा, 2 गुना। तो हमारे पास आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना। इस तरह के क्वेश्चन आप एकदम लगा सकते हैं। अब देखो फिर से ये इसी पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। क्या है? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। अब चंद्रमा पर ले गए पेंडुलम को, एक चीज माइंड में रखे हुए लेके गए हैं। कौन सी चीज? अभी आप देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब लंबाई पर डिपेंड करने वाले आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा क्वेश्चन भी डिजाइन करो जिसमें जी पर भी कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे। तो ये सोच करके इन्होंने पेंडुलम को चंद्रमा पर ले गए। अब देखो चंद्रमा पर जी की वैल्यू होती है कम। जी की वैल्यू अगर कम हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा फिजिकली समझिएगा। एक खिंचाव बल ही है जो इसको तेजी से घुमा रहा है। अब ये खिंचाव बल ही हल्का हो जाए तो भाई जब खिंचाव बल हल्का हो गया, खींचने वाला फोर्स कम हो गया, तो इसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? वो फिर हल्का हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसकी जो मोशन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो खींचने वाला बल है वो बहुत कम हो चुका, इसलिए जो आवर्तकाल का टाइम पीरियड है, एक्चुअल में आवर्तकाल टाइम पीरियड को बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। अब जी जो है चांद पर वो कम है अर्थ के मुकाबले, तो फिर अर्थ के मुकाबले चांद पर जी कम होने की वजह से चांद पर जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आप देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि बढ़ जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले आने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। रीजन क्या है? जी की वैल्यू का घट जाना। अब ये भी आपको बता चुका हूं कि चांद पर जो जी होता है वो हमारे अर्थ का कितना होता है? 1/6। देखो ये कई बार रटा चुका हूं। तो ये भाई जो चीज बार बार आती है ना वही एग्जाम में आती है, ये वाली बात भी आप लिख लेना। एक कण का द्रव्यमान m है। अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसका संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा, पहली बात संवेग एक सदिश राशि, ये वाली बात आप नोट कर लें। संवेग क्या होता है? एक सदिश राशि। संवेग जिसका फॉर्मूला होता है mv, ये एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है।
ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया मैंने क्योंकि आपके काम आ सकता है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये वाली बात भी आपके लिए लिख दी। अब ये कह रहा है कि एक कण का द्रव्यमान m है, ठीक है, द्रव्यमान m है और उसका संवेग p है, तो हमसे कह रहा है तब उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है हाफ m v स्क्वायर। देखो मेरी बात थोड़ी सी नोट कर लो, सिंपल सा है, ये आपको डेरिवेशन देखना चाह रहा है। हाफ m v स्क्वायर, आपको पता है जो संवेग होता है, संवेग का फॉर्मूला p इज इक्वल टू होता है एम वी, मैंने यहां लिख रखा है इस वाली बात को, तो p इज इक्वल टू एम वी, यहां एक m है और v जो है वो कितने हैं, 2 हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं, ऊपर भी आप m से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आप m से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जो हो जाएगा वो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे हो जाएगा m। क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता हाफ ये हो जाएगा एम वी का स्क्वायर अपॉन एम, और एम वी जो होता है कि आपके पास ये पी नहीं होता तो ये पी स्क्वायर अपॉन एम, तो पी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला संवेग और द्रव्यमान की टर्म में ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m तो मुझे सिर्फ इसी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कोई टफ लगा आपको? मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा, क्योंकि जब मैंने टफ तरीके से समझाया ही नहीं, सिंपल वे में सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए तो क्या टफ लगेगा। इस तरह से मैं आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा बहुत अच्छे से, और बहुत जल्द आपके सामने केमिस्ट्री की भी इसके साथ साथ केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं, वो भी मैं एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी मेरे पास कि एमसीक्यू सॉल्व कराओ, तो यार अब एमसीक्यू का नंबर आ गया तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बस यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहती है, हम लोगों की शिकायत यही रहती है कि आपका सपोर्ट कम है। तो सपोर्ट करो यार, वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है और हमारे टीचर्स को भी मोटिवेट करती है, हमें प्रयत्न करती है, हमें ये साहस देती है कि ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे साथ है, और ये हमें विश्वास दिलाते रहेंगे कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक शेयर जरूर कर दें। जिन लोगों को नहीं आते हैं, तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, तो भाई उनके लिए तो बस उनके लिए तो भेज दो वीडियो को, क्योंकि उन्हीं के लिए स्पेशली ये काम किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।